आज की इस दुनिया में जब भी हम कोई काम करते हैं, चाहे वह बिजनेस से रिलेटेड काम हो या अपनी लाइफ से जुड़ा काम, हम हमेशा सिर्फ दो चीजों पर बात करते हैं। पहली व्हाट मतलब क्या, और दूसरी हाउ मतलब कैसे, और जो सबसे ज्यादा जरूरी तीसरी चीज होती है उसे तो हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं। साइमन सिनेक का कहना है कि किसी भी चीज का व्हाट एंड हाउ से भी ज्यादा जरूरी होता है वाह, यानी आप जो भी काम कर रहे हो वह क्यों कर रहे हो यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर लोग इस बुक को इसलिए नहीं पढ़ना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि यह बुक तो सिर्फ बिजनेस के लिए है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हो उसके लिए वाई जानना बहुत जरूरी है। इस बुक में हम आज बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं पहले चैप्टर के साथ। चैप्टर 1, कीप एंड रिजल्ट इन माइंड। आपको जो भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसका एंड रिजल्ट पहले ही दिमाग में रख लें। ऐसे ही अगर ब्लॉग या बिजनेस लगाना चाहते हैं तो पहले ही यह सोच लें कि उससे आप क्या चाहते हैं। जैसे बिजनेस कितना बड़ा होगा, इसकी कितनी ब्रांचेस होंगी, या ब्लॉग पर कितनी पोस्ट्स होंगी और उसके रीडर्स कौन होंगे। जब आप यह सब पहले ही सोच लेंगे तो आपका दिमाग ज्यादा क्लैरिटी से काम कर पाएगा। उसे पता होगा कि आप उससे क्या चाहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ शुरू कर दें और बोले कि आगे का देखा जाएगा, तो इससे दिमाग हमेशा कंफ्यूज्ड रहेगा। उसे कोई दिशा ही नहीं मिलेगी। वह कभी नॉर्थ भागेगा तो कभी साउथ, और इससे वह कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आप एक पेपर पर शुरू से अंत तक सारा प्लान लिख लें, अन्यथा चीजें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी और आप उन्हें क्लियरली नहीं देख पाएंगे। चैप्टर 2, डोंट यूज मैनिपुलेशन। कभी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए मैनिपुलेशंस का सहारा न लें। बहुत से बिजनेस ऐसा करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि वे कस्टमर की गुडविल खो देते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से बिजनेस इन मैनिपुलेशंस का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी कंपनीज प्राइस में डिस्काउंट देती हैं, इससे उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। बहुत बार एड्स के जरिए आप में फियर डाला जाता है, जैसे झुर्रियां होंगी तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। इस तरह आपको युवा दिखने की क्रीम बेची जाती है। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी क्रीम आपको बूढ़ा होने से नहीं रोक सकती। और क्या बूढ़े लोगों की हम रिस्पेक्ट नहीं करते? लेकिन कंपनीज तो मैनिपुलेट करती ही है। जो पैसा प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाने में लगाना चाहिए उसे कंपनीज एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए प्रमोशन में लगा देती है। इससे भी उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी फेरारी या एप्पल की एड देखी है? नहीं ना, क्योंकि ये कंपनीज प्रोडक्ट की क्वालिटी में विश्वास करती हैं, और क्वालिटी के दम पर ही इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। आप में पीयर प्रेशर भी डाला जाता है। जैसे पान केसरी की एड से यह बताया जाता है कि असली मर्द यह खाते हैं। कई बार आपके एम्बिशंस को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है, और यह दिखाया जाता है कि ये प्रोडक्ट लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, लेखक कहते हैं कि यह सारी मैनिपुलेशन थोड़ी देर ही काम करती है। इनके जरिए अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर खरीद भी ले, लेकिन उसे कोई फायदा न दिखे तो आगे चलकर वह उसका इस्तेमाल छोड़ देगा। इसलिए इन सब की बजाय अपना एफर्ट और पैसा प्रोडक्ट को बेहतरीन बनाने में लगाएं। चैप्टर 3, द गोल्डन सर्कल। लेखक कहते हैं कि बड़े बड़े लीडर्स जैसे स्टीव जॉब्स, मार्टिन लूथर किंग या एलोन मस्क आदि ने लोगों को मोटिवेट किया था, न कि मैनिपुलेशन का सहारा लिया था। इसके लिए वे सब गोल्डन सर्कल का सहारा लेते थे। गोल्डन सर्कल के 3 मुख्य पार्ट्स हैं, व्हाई, व्हाट और हाउ। आइए इन तीनों को समझते हैं। व्हाई। कोई भी स्टार्टअप, कंपनी या ब्लॉग आदि शुरू करते हुए आप खुद से यह क्वेश्चन पूछें कि आप ये क्यों शुरू करना चाहते हैं।
अगर इसका जवाब सिर्फ पैसा है तो आप बुरी तरह से फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर इसका जवाब है कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और साथ ही एक वेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तभी उस कंपनी को शुरू करने का फायदा है। क्योंकि अंत में आपका प्रोडक्ट लोगों की हेल्प करने वाला होना चाहिए। What? इसके बाद यह क्वेश्चन पूछें कि मैं लोगों की हेल्प करने के लिए क्या प्रोडक्ट बनाऊं। आप जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहें वे दूसरे से बेहतर हों या अभी मार्केट में किसी ने बनाए ही न हो। ऐसे ही अगर आप ऐसा ब्लॉग शुरू करते हैं जिसमें अपनी कहानी लिखने लगते हो तो उसे कोई भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि इससे लोगों की कुछ खास हेल्प नहीं होगी। आपको लोगों की हेल्प के लिए लिखना होगा। इसलिए कोई अच्छी सी नीश ढूंढकर लोगों को ज्ञान, जानकारी, प्रेरणा आदि देंगे तभी वह सफल होगा। हाउ? इसके बाद आप यह पूछें कि आपके प्रोडक्ट को लोगों तक कैसे ले जाएंगे। क्या आप ऑनलाइन उसे बेचेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए? उसकी कीमत, कॉस्ट आदि का भी निर्धारण करना होगा। चैप्टर 4 द गोल्डन सर्कल एंड योर ब्रेन। गोल्डन सर्कल हमारे ब्रेन से भी जुड़ा हुआ है। वाई और हाउ हमारे लिम्बिक सिस्टम से जुड़े हैं। यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमें क्यूरियस बनाता है और यही हमें रिवॉर्ड पाने के लिए प्रेरित करता है। यही पार्ट पेन और प्लेजर की अनुभूति भी करवाता है, जबकि व्हाट हमारे नियोकॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ है। कॉर्टेक्स हमारे माथे के पास वाला हिस्सा होता है। यह डीप थिंकिंग से जुड़ा है। साथ ही हमारी इंटेलिजेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसी पार्ट से जुड़ी होती है। इसलिए बिजनेस शुरू करने के लिए हमें अपने ब्रेन के मैक्सिमम पार्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस पूछते रहना होगा। इससे आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा और अच्छे डिसीजंस लेगा। चैप्टर 5 वर्क विद अंडरस्टैंडिंग पीपल। ऐसे लोगों को अपनी टीम में रखें जो आपकी फिलॉसफी को समझें, जो यह जाने कि आप क्या करना चाहते हैं। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि कंपनी केवल पैसा कमाने के लिए होती है, लेकिन वास्तव में वे लोगों की सेवा कर रही है। तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाकर वे लोगों का जीना आसान करती हैं। लेकिन इन बातों को कुछ ही लोग समझ पाते हैं। जैसे अगर आपको नेचर के लिए कोई एनजीओ शुरू करना हो तो आपको ऐसे लोगों को साथ में लेना चाहिए जिन्हें नेचर से प्यार हो। जिन लोगों को कभी गार्डन के फूलों को देखने तक का टाइम न हो, ऐसे लोग आपकी सोच क्या समझ पाएंगे। इसलिए पहले ही अपनी टीम को अपना विजन समझा दें। यह क्लियर कर दें कि आप कस्टमर्स की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और आपका पहला पर्पस लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना है। इससे सब लोग कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट होंगे। इसके बदले अगर यह बोलेंगे कि किसी भी तरह मेरे प्रोडक्ट्स को बेचो तो वे मैनिपुलेशन पर उतर आएंगे, जिससे आगे चलकर कंपनी डूब भी सकती है। चैप्टर 6 बिल्ड ट्रस्ट विद गोल्डन सर्कल। दोस्तों, गोल्डन सर्कल की तकनीक का इस्तेमाल करके आप लोगों का ट्रस्ट जीत सकते हो। जब भी कोई प्रोडक्ट बनाएं तो वाई का इस्तेमाल करें। खुद से पूछें कि इस प्रोडक्ट को क्यों बनाया जाना चाहिए। जब स्टीव जॉब्स ने आईपॉड बनाया था तो उन्होंने भी खुद से पूछा था, वाई आईपॉड? उन्होंने देखा कि लोगों को म्यूजिक सुनने के लिए बड़े बड़े कैसेट प्लेयर या डीवीडी प्लेयर आदि यूज करने पड़ते हैं। इन्हें वे हर कहीं लेकर नहीं घूम सकते। यह एक तरह की प्रॉब्लम थी। इसके सॉल्यूशन में उन्होंने सोचा कि अगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए जिसे लोग अपनी पॉकेट में लेकर घूम सकें तो कितना अच्छा होगा। और इसी के साथ उनके दिमाग में आईपॉड बनाने का आइडिया आया, जिसे उन्होंने इस टैगलाइन के साथ बेचा था, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। उनका आइडिया सुनते ही लोगों ने इसे हाथों हाथ ले लिया, क्योंकि अब वे कहीं भी म्यूजिक सुन सकते थे। अब उन्हें मेट्रो, मार्केट, ट्रेन और बस स्टेशंस आदि पर लाइन में लगकर बोर होने की जरूरत नहीं थी। चैप्टर 7
लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस। इस भाग में लेखक प्रोफेसर एवरेट रॉजर्स द्वारा दिया गया एक लॉ डिस्कस करते हैं। इस लॉ को द लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस कहा जाता है। आप एक बेल शेप कर्व की कल्पना करें, जो एक पहाड़ी की तरह भी दिखता है। इस कर्व के 5 हिस्से होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट 3%। इस भाग में इनोवेटर्स आते हैं। इनका प्रतिशत बहुत कम होता है। इन्हें आपका प्रोडक्ट एकदम समझ में आ जाता है। सेकंड, अर्ली अडॉप्टर्स 14%। ये लोग आपके प्रोडक्ट को सबसे पहले खरीदते हैं। इस ग्रुप में रिच और अपर मिडिल क्लास के लोग आते हैं। इनके पास सरप्लस मनी होती है और ये लाइफ में नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं। थर्ड, द अर्ली मेजॉरिटी 34%। इसके बाद मिडिल क्लास आपका प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपर क्लास के पास यह प्रोडक्ट देखा होता है और उन्हें इसकी वैल्यू भी समझ में आने लगती है। फोर्थ, द लेट मेजॉरिटी 34%। इसके बाद आम जनता भी आपका प्रोडक्ट लेने लगती है, क्योंकि अब आपके प्रोडक्ट का मार्केट में काफी प्रचार हो चुका होता है और लोगों को यह पसंद आ रहा होता है। फिफ्थ, लैगर्ड्स 16%। इन लोगों को आपका प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद नहीं होता और न ही ये कभी खरीदते हैं। आपको इन्हें कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस लॉ और इसके कर्व को समझकर आपको पता लग गया होगा कि लोग आपके प्रोडक्ट को किस तरह से खरीदते हैं और कैसे धीरे धीरे आपकी सेल बढ़ती रहती है। चैप्टर 8, बिल गेट्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स। लेखक ने बिल गेट्स का एग्जाम्पल दिया है। वे कभी भी बहुत जोर जोर से नहीं बोलते हैं और देखने में शाय नजर आते हैं। वे एक मीडियम पेस के साथ बोलते हैं, लेकिन सुनने वाले उनके हर अगले शब्द का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक करिश्मा है और उन्होंने लोगों के ट्रस्ट को जीत लिया है। वे जब भी बोलते हैं तो लोगों को पता है कि कुछ नया बोलेंगे। लेकिन बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स बेहद जोश से और जोर जोर से बोलते हैं। वे लोगों के अंदर ऊर्जा भर देते हैं, लेकिन यह ऊर्जा कुछ ही देर तक रहती है। अगर लीडर लोगों का ट्रस्ट नहीं जीत पाता तो लोग उसकी बातों को सिर्फ हवाबाजी मानने लगते हैं। लेकिन अगर लीडर अपने किए प्रॉमिसेस को पूरा भी कर देता है तो लोगों को उस पर ट्रस्ट हो जाता है और वे उसे अपना समर्थन देने लगते हैं। इसलिए आप बिल गेट्स जैसे शांत लीडर और पॉलिटिकल लीडर्स दोनों के गुणों को अपनी पर्सनालिटी में लाने की कोशिश करें। इससे आप लाइफ में बहुत तरक्की कर सकते हो। चैप्टर 9, क्रिएट योर मैसेज। अपनी कंपनी का जो मैसेज हो उसे हमेशा एम्फसाइज करते रहें। यह मैसेज आपकी स्पीच, पोस्टर्स, स्टेशनरी, बैग्स आदि में भी दिखना चाहिए। साथ ही हर एम्प्लॉय को भी वह मैसेज याद होना चाहिए और वे सब उसे आत्मसात करके उसके लिए ही काम करें। यह मैसेज बार बार हर जगह नजर आते रहने से लोगों को भी याद हो जाता है और वे बार बार आपके प्रोडक्ट को लेते रहेंगे। जैसे नाइकी का मैसेज जस्ट डू इट आपको याद हो चुका है। यह मैसेज आपको मोटिवेट करता है कि जो भी आपका गोल है उसकी तरफ बिना डरे आगे बढ़ो। इसलिए आप भी अपनी कंपनी का मैसेज बना सकते हो जो लोगों को वैल्यू भी दे और आपकी कंपनी के विजन को भी परिलक्षित करे। चैप्टर 10, यूज इफेक्टिव सिंबल्स। दोस्तों, आप अपनी कंपनी या ब्लॉग के लोगो पर भी ध्यान दें। अपना लोगो ऐसा डिजाइन करवाएं कि वह आपके विजन का संदेश देता हो। सिंबल्स के पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी छुपी होती है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत ध्यान से लोगोस डिजाइन करवाती हैं। जैसे आपने Amazon का सिंबल देखा होगा, उसमें A से Z तक एक आर्क जॉइन किए रहती है।
जिसका मतलब है कि हम ए से लेकर जेड तक सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। और यह सच भी है। ऐसे ही नाइकी का टिक मार्क वाला सिंबल बताता है कि यह जूते आपके लिए बेस्ट चॉइस हैं। कंपनी के सिंबल लोगों के दिमाग पर चढ़ जाते हैं और बहुत बार वे स्वतः ही उन्हें स्टेटस सिंबल से लिंक कर देते हैं। चैप्टर 11 डोंट फॉरगेट व्हाई। बहुत बार जब कंपनी प्रॉफिट कमाने लगती है तो अपने शुरुआती विजन भूल जाती है। उनका मेन मकसद पैसा कमाना हो जाता है। इससे वे कस्टमर की कदर करना छोड़ देते हैं। लेकिन इससे कस्टमर में डिसैटिस्फैक्शन फैलने लगता है और वे उस कंपनी को छोड़कर राइवल कंपनी के प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर देते हैं। साथ ही फाउंडर कोई नया प्रोडक्ट बनाने के बारे में नहीं सोच पाते। वे उस प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं जो ज्यादा बिकने लगता है। लेकिन एक दिन हर प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाता है और राइवल कंपनी अगर नया प्रोडक्ट ले आए तो लोग उसे लेने को आतुर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा वाई पूछते रहे और अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करते रहे। साथ ही नए नए प्रोडक्ट्स भी लाते रहें। इससे लोग आपके प्रोडक्ट्स से सैचुरेट और बोर नहीं होंगे। अगर आप लगातार प्रोडक्ट में नए फीचर्स लाते रहते हैं तो लोगों में उसका क्रेज बना रहता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप खुद को व्हाट, व्हाई, हाउ जैसे क्वेश्चन पूछकर क्वेश्चन करते रहेंगे। चैप्टर 12 हेल्प फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स। आप व्हाई के साथ साथ हाउ पर भी फोकस करते रहें। यह देखते रहे कि आपका प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है और आप उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे ले जा सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा तो लोग अपने दोस्तों को भी उसके बारे में बताएंगे और इससे वे भी उस प्रोडक्ट को ले लेंगे। आप शुरू में अपने प्रोडक्ट का रिव्यू भी करवा सकते हैं। इसके लिए अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ब्लॉगर्स को ईमेल लिखें और उन्हें फ्री में अपना प्रोडक्ट दें। अगर प्रोडक्ट सच में अच्छा होगा तो वे जरूर उसका पॉजिटिव रिव्यू देंगे। ब्लॉगर्स एक तरह के इन्फ्लुएंसर होते हैं। उनके ब्लॉग्स को लाखों लोग पढ़ते हैं। जब वे आपके प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे और उसे अच्छी रेटिंग देंगे तो उनके ब्लॉग रीडर्स को आपके प्रोडक्ट पर ट्रस्ट हो जाएगा और वे आपके प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे। चैप्टर 13 बैलेंस्ड मार्केट रिसर्च। लेखक कहते हैं कि प्रोडक्ट सेल करने के लिए मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में क्या चीज बिक रही है। लेकिन इस अप्रोच का एक नुकसान यह है कि हम कुछ नया सोच ही नहीं पाते। जैसे मार्केट रिसर्च करके हो सकता है आप भी साबुन, टूथपेस्ट, बिस्कुट आदि बनाने लगे। लेकिन इससे आपको इतना फायदा नहीं होगा क्योंकि पहले ही बड़ी बड़ी कंपनी इन्हें बना रही होती हैं। वे आपको टिकने नहीं देंगे। अगर आप अपना प्रोडक्ट ले भी आओगे तो वे अपने प्राइस कम कर देंगे। इससे लोग उनका प्रोडक्ट खरीदेंगे न कि आपका। इसलिए आप अपने अंदर देखें और अपने वाई पर काम करें। यह पूछें कि मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्यों बनाना चाहिए। इससे आपको एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट बनाने का आइडिया आएगा जो अभी तक मार्केट में है ही नहीं। उसका जीरो कंपटीशन है। इस तरह का प्रोडक्ट आप मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे और लोग हाथों हाथ आपका प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे। चैप्टर 14 कंपीट विद योरसेल्फ। बहुत बार हम अपने कॉम्पिटिटर्स से कंपीट करते रहते हैं। हम अपनी कंपनी में भी वैसे ही फीचर्स लाना चाहते हैं जैसे हमारे कॉम्पिटिटर्स ला रहे हैं। लेकिन इससे आपकी अपनी पहचान खत्म हो जाती है। इसके बजाय आप खुद से ही कंपीट करें। अपने प्रोडक्ट में नए फीचर्स लाएं। पुराने फीचर्स को अपग्रेड करें। जो भी करना है वह आपकी क्रिएटिविटी से आना चाहिए, न कि दूसरों को कॉपी करके। ऐसा ही सभी बड़ी कंपनीज करती हैं। आपने देखा होगा कि बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट और स्टीव जॉब्स की एप्पल के प्रोडक्ट्स कितने अलग होते हैं। वे एक दूसरे को कॉपी नहीं करते। दोनों के अपने यूनिक फीचर्स होते हैं।
तभी उनकी अलग पहचान बनती है और वे भीड़ से अलग दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की बुक समरी। मुझे आशा है कि आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको लग रहा हो कि इस कंटेंट में बहुत वैल्यू है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।